नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे किसानों के रेल रोको आंदोलन के असर की। बताएंगे कि पंजाब के मोहाली नगर निगम चुनाव का क्या रहा नतीजा। जानेंगे कि यूपी विधानसभा के बजट सत्र में क्या रहा खास। तमिलनाडु में एआईएडीएमके का मामला क्यों पहुंचा कोर्ट में। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार की निजीकरण नीति पर उठते सवाल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक में बीजेपी की बढ़ी परेशानी। बीजेपी सांसद बीएन बाचेगौड़ा के बेटे और निर्दलीय विधायक शरद कांग्रेस में होंगे शामिल। शरद ने कहा, कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन इसी महीने में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं। कल से शुरू होगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र। विपक्ष ने बनाई कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति। विधानसभा की बढ़ाई गई सुरक्षा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ी। पंचकूला प्लॉट आवंटन मामले में नोटिस जारी। 5 मार्च को होगी मामले में अगली सुनवाई। आईपीएल में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस। 16 करोड़ 25 लाख की लगी बोली। राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल खेलेंगे क्रिस मॉरिस। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 379 अंकों की गिरावट के साथ 51,324 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 90 अंकों की गिरावट के साथ 15,119 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने हल्ला बोल रखा है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, जिसके चलते सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए किसानों ने आज देशव्यापी रेल रोको आंदोलन किया, जो 12 बजे से शाम 4 बजे तक चला। तो किसानों के इस रेल रोको आंदोलन का कहां रहा असर, देखिए ये रिपोर्ट। सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध पूरे देश में हुआ, लेकिन पंजाब में इसका असर सबसे ज्यादा दिखा। पंजाब में लगभग 1 महीने से अधिक समय तक किसानों ने रेलवे ट्रैक पर डेरा जमा कर रखा, लेकिन जब केंद्र सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो किसानों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। लगभग 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित लगभग देश के हर कोने का किसान डटा है। किसानों ने आज रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों ने देश के अलग अलग हिस्सों में रेल संचालन को बाधित किया। इसका असर पूरे देश में देखने को मिला। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार में मुख्य तौर पर रेल सेवा बाधित रही। अंबाला में सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक पर बैठे। वहीं दिल्ली के आसपास भी किसानों ने ट्रैक पर कब्जा जमाए रखा। गाजियाबाद में मोदी नगर के पास किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। गौतम बुद्ध नगर के दनकौर में किसानों ने ट्रेन रोकी। वहीं खड़ी हुई ट्रेन के यात्रियों को खाने पीने का इंतजाम किसानों की तरफ से दिया गया। अब देश भर में तो किसानों का हल्ला बोल का असर दिखा, लेकिन सरकार पर इसका असर अब भी कुछ खास पड़ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में किसान अब आगे क्या रणनीति बनाते हैं, यह आने वाले समय में पता चलेगा। किसान जहां अपनी मांग के चलते आंदोलनरत हैं, तो वहीं इसका असर पंजाब में भी खास तौर पर देखने को मिल रहा है। पंजाब में कांग्रेस लगातार जीत का परचम लहरा रही है। पार्टी ने जहां बुधवार को 7 नगर निगम पर कब्जा जमाया था, तो वहीं मोहाली में भी कांग्रेस को महाजीत हासिल हुई है। जी हां, पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने मोहाली नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज की है, जबकि यहां भी बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। तो क्या कहते हैं चुनावी नतीजे, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगातार धक्के पर धक्के लग रहे हैं। पहले सहयोगियों का साथ छूटा और अब नगर निगम चुनाव में उसकी हालत खस्ता हो गई। किसान आंदोलन के बीच नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने जीत का डंका बजाया है। वहीं मोहाली में भी कांग्रेस ने अपना पंजा जमा लिया। पार्टी को 50 वार्ड में से 37 वार्ड में जीत हासिल हुई है। अधिकारियों ने बताया कि मतगणना हो चुकी है, जिनमें से कांग्रेस ने 37 वार्ड में जीत दर्ज की है। वहीं 13 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल ने 7 नगर निगमों में जीत हासिल कर ली है और मोगा नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पंजाब के मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के भाई अमरजीत सिंह सिद्धू ने वार्ड नंबर 10 से जीत हासिल की है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि पंजाब में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है। वहीं इन नतीजों से कांग्रेस बेहद गदगद है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में हुए निकाय चुनावों में कांग्रेस की जीत को न सिर्फ विकास परक नीतियों और कार्यक्रमों की जीत बताया है, बल्कि उसे मुख्य विपक्षी दलों सियद आप और बीजेपी के जन विरोधी कृत्यों को पूर्णतः खारिज करना करार दिया है। अब ये खुशी तो बनती है क्योंकि कांग्रेस ने बठिंडा, होशियारपुर, कपूरथला
अबोहर, बटाला और पठानकोट में जबरदस्त जीत दर्ज की है। बठिंडा में तो करीब 53 साल बाद कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा। इससे पहले बठिंडा नगर निगम में शिरोमणि अकाली दल का कब्जा था, लेकिन अब बठिंडा में कांग्रेस ने पंजा मार लिया है। ये नतीजे बीजेपी के लिए 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। पंजाब में जहां कांग्रेस एक के बाद एक अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में विपक्ष भी योगी सरकार को घेरने में लगी है। यूपी का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है। यह बजट सत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू हुआ। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में सरकार ने शानदार काम किया है। तो क्या कुछ हुआ बजट सत्र के दौरान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। बजट सत्र के पहले दिन ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण बड़े हंगामे की भेंट चढ़ा। समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल के सामने प्रदर्शन किया और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्या, महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हंगामा किया, नारेबाजी की। राज्यपाल अभिभाषण पढ़ती रहीं और समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान कहा कि कोरोना काल में सरकार ने अच्छा काम किया। इसको लेकर देश भर में प्रदेश सरकार की प्रशंसा की गई। यहां हर जिले में आईसीयू की स्थापना हुई। प्रदेश में एक्सप्रेसवे तेजी से बनाए जा रहे हैं। नोएडा के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। प्रदेश में तय समय पर गेहूं और धान की सरकारी खरीद हुई है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर पुलिस में भर्तियां हुई। शिक्षकों की भर्ती भी रिकॉर्ड संख्या में हुई। इससे पहले सुबह विधानसभा के बाहर ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने महंगाई, किसान और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी नेताओं ने विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर महंगाई और किसानों की समस्या को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि विधानमंडल के बजट सत्र में समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी। दिल्ली से सटे प्रदेश की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं। बॉर्डर पर कटीले तार, कीलों और बड़े बड़े पत्थरों से ऐसी बैरिकेड की गई है मानो दुश्मनों से लोहा लेने की तैयारी हो। सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया है। किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। किसानों को तबाह करने वाले कानून जबरन थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने गन्ना किसानों के साथ धोखा किया है। 3 साल से गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा। बकाया भुगतान भी 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। सरकार गन्ना किसानों के हितों की पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। यही हाल धान की खरीद का रहा। किसानों को 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल में बिचौलियों के हाथों धान बेचना पड़ा। उन्होंने कहा है कि पुलिस हिरासत में मौतें बढ़ गईं। आजादी के बाद प्रदेश में इतनी खराब कानून व्यवस्था कभी नहीं रही जितनी अब है। बता दें कि इस सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। यूपी में विपक्ष योगी सरकार को सदन और सड़क पर अपनी ताकत दिखाकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा है। वहीं तमिलनाडु में चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन सत्ताधारी दल एआईएडीएमके चुनाव से पहले एक अलग ही मुश्किल में फंसता दिख रहा है। पार्टी पर दावेदारी को लेकर शशिकला ने कोर्ट में याचिका दायर की है। तो क्यों एआईएडीएमके पर दावा कर रही हैं शशिकला, देखिए ये रिपोर्ट। 2017 के शुरुआती दिनों में शशिकला एआईएडीएमके में सबसे ताकतवर नेता थी। जयललिता के जाने के बाद शशिकला के हाथ में पार्टी की पूरी बागडोर आ चुकी थी। शशिकला के आदेश पर पनीरसेल्वम ने सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया था। एआईएडीएमके के विधायक दल की बैठक में शशिकला को नेता चुन लिया गया और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। लेकिन शशिकला की किस्मत में सीएम बनना नहीं था, क्योंकि शशिकला जब सीएम बनने के बेहद करीब थी तभी सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। 4 साल बाद शशिकला रिहा हुई, लेकिन तब तक पार्टी में बहुत कुछ बदल चुका था। कभी शशिकला के बेहद करीबी रहे पलानीस्वामी ने पनीरसेल्वम से हाथ मिलाकर शशिकला को ही एआईएडीएमके से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पलानीस्वामी को शशिकला ने ही राज्य का सीएम बनाने के लिए चुना था और आज पलानीस्वामी ही शशिकला का विरोध कर रहे हैं। शशिकला का दावा है कि 31 दिसंबर 2016 को उन्हें एआईएडीएमके का महासचिव चुना गया था और पार्टी के संविधान के अनुसार वो आज भी एआईएडीएमके की महासचिव हैं। इसीलिए वो अपनी गाड़ी पर आज भी पार्टी के ही झंडे का इस्तेमाल कर रही हैं। शशिकला ने पार्टी में अपना पद पाने के लिए मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम ओ पलानीसेल्वम के खिलाफ चेन्नई की अदालत में याचिका दायर की है। इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई होगी।
शशिकला की याचिका के बाद अब AIADMK की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और पार्टी में अधिकार की लड़ाई ही शुरू हो गई है, जिसका नुकसान पार्टी को चुनाव में होना तय माना जा रहा है। शशिकला को उनके अपनों ने ही पार्टी से अलग कर दिया है और शशिकला पार्टी पर फिर अधिकार करना चाहती हैं, इसीलिए मामला कोर्ट तक लेकर आई हैं। अब AIADMK के सुर शशिकला के साथ मिलेंगे या नहीं, ये जल्दी साफ होगा। लेकिन बिहार में जरूर अब नीतीश कुमार के सुर लालू के साथ मिलते दिख रहे हैं। नीतीश भी अब लालू की मांग का समर्थन करने लगे हैं। तो क्या कहा है नीतीश कुमार ने, देखिए ये रिपोर्ट। सामाजिक न्याय के नारे के साथ लालू यादव ने बिहार में राजनीति शुरू की और इसी के सहारे वो सीएम रहे। लालू परिवार के पास बिहार की सत्ता 15 वर्षों तक रही, लेकिन 2005 के बाद लालू परिवार में कोई भी व्यक्ति सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच सका। मगर सामाजिक न्याय की राजनीति लालू यादव ने छोड़ी नहीं। लालू यादव लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच अभी भले ही जनगणना का काम प्रभावित हुआ है, लेकिन जल्दी ही इसमें तेजी आने के संकेत हैं। लालू यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर ट्वीट किया था, भारतीय जनगणना पर लाखों करोड़ खर्च होंगे। सुना है नागरिकता रजिस्टर तैयार करने के लिए अनेकों अलग अलग कॉलम जोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें जातिगत जनगणना का एक कॉलम और जोड़ने में क्या दिक्कत है? क्या 5000 से अधिक जातियों वाले 60% अनगिनत पिछड़े अति पिछड़े हिंदू नहीं जो उनकी गणना नहीं चाहते? लालू ने ये ट्वीट 1 साल पहले किया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने भी लालू की मांग का समर्थन किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम बार बार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज चुके हैं कि एक बार जातिगत गणना हो जाए। आजादी से पहले ही ये बंद हो गया। ऐसा हो जाने से कम एक एक चीज की सही जानकारी मिल जाएगी। किस जाति के कितने लोग हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, यह तय करना आसान हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने भी अब लालू की मांग का समर्थन किया है, लेकिन बिहार में उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी जातिगत जनगणना के लिए तैयार नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मोदी सरकार ने इस बार भी जातिगत जनगणना से इनकार किया है। बिहार में जहां नीतीश और लालू एक ही सुर में सुर मिला रहे हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी फेसबुक और गूगल एक ही सुर में सुर मिला रहे हैं। पिछले कुछ समय से फेसबुक और व्हाट्सएप पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी फेसबुक सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक में शेयर किए जाने वाली न्यूज को लेकर नया कानून बनाया, जिसके बाद फेसबुक ने बड़ा कदम उठाया है। तो क्या है फेसबुक का कदम, देखिए ये रिपोर्ट। देश में पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफी सवाल उठ रहे हैं। कभी ट्विटर सवालों के घेरे में आता है, तो कभी व्हाट्सएप की प्राइवेसी नीतियों पर लोग सवाल उठाते हैं, तो कभी फेसबुक पर भी सवाल दाग दिए जाते हैं। अब इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया में एक नए कानून के आने के बाद फेसबुक ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक पर न्यूज दिखाने के लिए पैसा देने का कानून बनाया है। इसके बाद फेसबुक ने सभी समाचार वेबसाइटों की खबरें पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स को देसी या विदेशी किसी भी न्यूज वेबसाइट की खबर को खोलने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में खुद अपना पेज भी ब्लॉक कर दिया है। फेसबुक ने इस बैन पर कहा है कि वो सेनेट में आए कानून के विरोध में ये रोक लगा रहे हैं। इस कानून में कहा गया है कि फेसबुक और गूगल न्यूज कंपनियों को पैसे का भुगतान करने की बात करेगी। बता दें कि इस कानून का लक्ष्य डिजिटल जगत की दिग्गज कंपनियों की सौदेबाजी करने के वर्चस्व को तोड़ना है और एक मध्यस्थता समिति बनाना है। इसके पास मूल्य पर कानूनी रूप से बाध्यकारी फैसला लेने का अधिकार होगा। इससे डिजिटल मंच और मीडिया कारोबार अवास्तविक मांग नहीं कर पाएंगे। गूगल और फेसबुक ने इस विधेयक की निंदा की है और गूगल ने साफ कर दिया है कि यदि ये विधेयक पेश किया गया तो ऑस्ट्रेलिया में उसका सर्च इंजन बंद कर दिया जाएगा। वहीं फेसबुक ने संकेत दिए थे कि यदि उसे समाचार के लिए भुगतान करने को मजबूर किया गया तो ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशकों को समाचार साझा करने से रोक दिया जाएगा। फेसबुक ने इस पर अमल कर दिया है। ऐसे में इसका असर भारत में भी पड़ने की संभावना है, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से फेसबुक व्हाट्सएप पर देश में सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बाद असर है कि फेसबुक अब अपने प्रति रवैये पर सख्त हो गया है और अगर ऐसा हुआ तो देश के कई सरकारी पेज पर भी इसका भारी असर पड़ेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार के निजीकरण नीति पर उठते सवाल की। स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। वहीं दूसरी ओर सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों का निजीकरण करती जा रही है। इस निजीकरण की नीति पर अब भारत के सांख्यिकी विभाग के पूर्व प्रमुख प्रणब सेन ने बयान दिया है। तो क्या कहा है प्रणब सेन ने, देखिए ये रिपोर्ट।
सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपती जा रही है, लेकिन क्या सरकार की ये नीति देश की बिगड़ती हालत को सुधार पाएगी? गिरती अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ला पाएगी सरकार? इन सवालों के जवाब तो सरकार नहीं दे पा रही है, लेकिन इस नीति पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। और इस बार भारत के सांख्यिकी विभाग के पूर्व प्रमुख प्रणब सेन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रणब सेन ने कहा कि ये मंदी का साल है। इस दौर में सरकारी उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन भयभीत करने वाला ख्याल है। असल मुद्दा ये है कि इसके लिए ये गलत समय है, क्योंकि वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त क्षेत्र की वैध जरूरत आगे और कम होती जाएगी। मार्च के अंत तक चालू वित्त वर्ष में देश का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5% से बढ़कर 9.5% होने का अनुमान है। लेकिन अगर सरकार के मौजूदा साल के खर्च को देखें तो देश में लगभग यथास्थिति है। इसके साथ ही सेन ने कहा कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में रोजगार के मसले पर कुछ भी नहीं कहा। महामारी के दौर में जो राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया वो अर्थव्यवस्था के मुकाबले बहुत छोटा है। इसमें भी अधिकतर उपाय सप्लाई साइड के लिए हैं। किसी बड़ी परियोजना के लिए कोई आवंटन बजट में नहीं किया गया है। सप्लाई साइड को लेकर सेन से पहले देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी संसद में बजट पर चर्चा के दौरान इसे सप्लाई साइड का बजट कहा था। बता दें कि सरकार ने बजट 2021-22 में सरकारी कंपनियों के निजीकरण से 1.75 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। इसमें 2 सरकारी बैंक और एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण भी शामिल है, जिस वजह से सरकार के इन निजीकरण की नीति पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस नीति को लगातार सही बताया जा रहा है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।